हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के संक्षिप्त परिचय पर कुछ विचार किया था। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बिगिंस विथ इंडियन मेडिएवल हिस्ट्री। और अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बीच का जो एक समय है, उस समय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे राजवंश हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना ज़रूरी है, जो कि हमारे सिलेबस या हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने जब आपसे डिस्कशन किया तो प्राग ऐतिहासिक काल से हमने शुरुआत की, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है, और हम ऐतिहासिक काल तक आए जो कि शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व से, यानी 600 BC से। और इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीनों तरह के साक्ष्य उपलब्ध हैं। 3 टाइप ऑफ सोर्सेज फॉर रिसर्च। दे आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड लिटरेचर, थर्ड वॉज पिलग्रिम अकाउंट्स। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो तीनों तरह के स्रोत हमें मिलते हैं तो हमारे को इतिहास जानने में बहुत आसानी हो जाती है। जो पहला हमारा स्रोत है उसके अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने जो इतिहास लिखा वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम ऐतिहासिक काल के साथ साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक जो कालखंड है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम आपको बात करना चाहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम के अनुसार जो बिंदुवार विषय हैं या टॉपिक्स हैं, अध्याय हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल की बात करते हैं, जो तब से शुरू होता है जब से इस भारतीय इतिहास में मानव इतिहास की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने आपको पहले से ही बताया है कि 25 लाख ईसा पूर्व से इस काल को हम शुरुआत मान लेते हैं। और इस कालखंड के अंतर्गत हम पाषाण काल और उसके अंतर्गत आने वाले निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के अध्ययन को हम देखते हैं, जैसा कि हम पहले पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस विशेष कालखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हम पाषाण काल के अध्ययन को देखेंगे। इसके साथ साथ हम ताम्रपाषाण काल के अध्ययन को देखेंगे, यानी स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज। तीसरा फेज़ जो इसमें हम अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके साथ साथ वैदिक एज भी इस कालखंड के अंतर्गत ही अध्ययन की जाती है। कई बार हमारे जो छात्र हैं उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता भी हम इस कालखंड के अंतर्गत क्यों रखते हैं, हमने ऐतिहासिक काल के अंदर क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि जिन ऐतिहासिक कालखंडों के अध्ययन के लिए हमारे पास लिखित स्रोत प्राप्त हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके, उन्हें हम आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों कालखंड हैं जिनके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। जो भी स्रोत साहित्य हमें वैदिक काल के मिले हैं उन्हें बाद में लिखा गया और उन्हीं आधार पर हम इस कालखंड को प्रोटो हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल के बाद हम इसमें अध्ययन करते हैं पोस्ट वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का। फिर उसके बाद एक कालखंड शुरू होता है ऐतिहासिक काल का, जो मैंने आपको पहले ही बताया है 600 ईसा पूर्व या 600 BC से जो शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिक एज। और इस हिस्टोरिक एज के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहला जो अध्ययन यहाँ पर हमारे आता है वो आता है सेकेंड अर्बनाइजेशन रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीय नगरीकरण का काल। और ये द्वितीय नगरीकरण का काल है 16 महाजनपदों के बारे में, जो कि अगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन साक्ष्य मिलते हैं।
उनकी हम बात करेंगे। अलग अलग डिस्क्रिप्शन में अलग अलग उनके नंबर्स मेरे हैं, लेकिन हमें अगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद मिलते हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। और इन 16 महाजनपदों का जो स्थिति थी भारतीय उपमहाद्वीप में, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इन 16 महाजनपदों में, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, सुरसेन, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, इस तरह से 16 महाजनपदों के बारे में हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद का जो फेज़ शुरू होता है इस द्वितीय नगरीकरण के बाद, वो आता है मगध साम्राज्य के उदय से। और मगध साम्राज्य में आप जानते हैं हर्यक वंश से हम यहाँ पर बिंबिसार का जो डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट था वहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हुए मौर्य साम्राज्य तक आते हैं। मौर्य साम्राज्य में आप जैसा कि जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका संस्थापक था, और उसके बाद अशोक, और अशोक के बाद एक और डायनेस्टीज़, और सारी मौर्य उत्तर डायनेस्टीज़ जो आती हैं, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ जो आती हैं, मौर्यों के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए गुप्त एज तक पहुंचते हैं। और गुप्त एज के बाद हम देखेंगे कि उत्तर गुप्त काल आता है, और उत्तर गुप्त काल के बाद जिस डायनेस्टीज़ को हम पढ़ते हैं वो है क्षेत्रीय राजवंश या रीजनल डायनेस्टीज़, ख़ास तौर से उत्तरी भारत की। और इसके साथ साथ हम संगम कालीन इतिहास को भी अध्ययन करते हैं, जो कि दक्षिण भारत का इतिहास है, जो इसके पैरेलल चलता है। इस तरह से हम प्राचीन इतिहास को यहाँ तक देखते हैं। फिर हम जब दूसरे फेज़ में यहाँ पर पहुँचते हैं तो दूसरा फेज़ शुरू होता है मध्यकालीन भारत से। और इस मध्यकालीन भारत को हमने, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने 12वीं शताब्दी या 1200 ईस्वी से शुरू किया। और 12वीं शताब्दी के पहले जो राजपूत काल हम यहाँ पर देखते हैं या पोस्ट गुप्ता एज है, उसमें जितने भी डायनेस्टीज यहाँ पर बनते हैं, बिगड़ते हैं और एक दूसरे के साथ में उनके कॉन्क्वेस्ट होते हैं। और उसके बाद जो एक और नई परेशानी या आक्रमण भारत में शुरू होता है, वो आक्रमण है उन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का, जिन्होंने यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम सल्तनत काल के रूप में जानते हैं। अब मैं आपसे एक बात और यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ से जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण पश्चिम उत्तर क्षेत्र से ही होते हैं। तो इसके लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। आप नक्शे में देख सकते हैं कि हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो खाका है, उसमें हमें एक तरफ जब हम देखेंगे हमारे पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, और उसके बाद पश्चिम में हम देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे अरेबियन सी है, और दक्षिण में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे नॉर्थ में, तो पूरा का पूरा ये एरिया हिमालयन रेंजेस से पटा हुआ है। और हिमालयन रेंजेस में आप देखेंगे कि 3 फेजेस हम यहाँ पर देखते हैं। एक सबसे पहला जो हमारे मैदानी क्षेत्र से लगता है वो शिवालिक रेंज है, उसके बाद मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय के बाद सबसे ऊंचा भाग ग्रेटर हिमालय है, जहाँ एवरेस्ट की चोटी पाई जाती है। और उसके बाद फिर से दूसरी फेज़ या प्लेन शुरू होता है। तो इस हिमालय को पार करने की किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई, क्योंकि इसे पार करना दुर्गम था और असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज। और इसलिए जितने भी आक्रांता आए वो पूरा हिमालय पार करके, चाहे वो मंगोल हो या कोई भी, घूम करके और पश्चिम उत्तर भारतीय क्षेत्र से, जहाँ आज पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ से घूमते हैं। और यहाँ पर कुछ दर्रे या पासेस थे, गोमल, बोलन, टोची, खैबर, और यहाँ से होते हुए सारे आक्रांता आते हैं। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम डायनेस्टी के पहले भी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम आक्रांताओं या 8वीं शताब्दी से मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में आने का क्रम मिलता है। तो इसके लिए एक छोटा सा, एक सीधा सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि उसके पहले वहाँ पर जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसका एक्सपेंशन हम देखते हैं मोहम्मद साहब के बाद से वहाँ पर दिखाई देता है। और पूरा का पूरा ये जो मध्य ईस्ट है, मिडिल ईस्ट है, ये हमारा उस मुस्लिम डायनेस्टी या मुस्लिम डायनेस्टी शुरू में भर चुका था। तो अब जितने भी आक्रांता यहाँ से आ रहे थे वो उस डायनेस्टी से इन्फ्लुएंस्ड होकर आते थे, तो वो सारे मुस्लिम आक्रांताओं के रूप में ही अंदर एंटर करते रहे। उसके पहले यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी। तो वहाँ पर हमारे पास जो भी आक्रांता आते थे वो खाली कागज़ की तरह आते थे और भारतीय उपमहाद्वीप में आकर यहाँ की संस्कृति के साथ रम और रच जाते थे, बस जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला आक्रांता जो भारत में इस उपमहाद्वीप में आया उस काल में वो था 712 ईस्वी में, 712 एडी में। वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो पूरे भारत के अंदर नहीं घुसा। उसने जो
फ्रंटियर एरियाज़ थे, पश्चिमी फ्रंटियर एरियाज़, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़, वहाँ पर उसने कुछ लोगों को जीत के वहाँ से जजिया वसूला। और इसके बारे में बाद में हम महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के समय को देखते हैं। और मोहम्मद गौरी ऐसा शासक था जिसने यहाँ पर आने के बाद स्टेबिलिटी की, और स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। और हम दिल्ली सल्तनत और पूरे मध्यकालीन भारत की अगर बात करेंगे तो इस मध्यकालीन भारत को भी हमने दो भागों में बांटा, और ये दो भाग थे, एक दिल्ली सल्तनत और एक है मुग़ल डायनेस्टी। अब ये 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, 1200 AD से शुरू होता है, और ये जाता है मध्यकालीन इतिहास औरंगज़ेब तक। तो हम इसे पूरा एक साथ अध्ययन ना करके इसे दो भागों में बांट लेते हैं। और हम पहला भाग जो आज हम जिसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं वो है सल्तनत काल। और सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है वो होती है गुलाम वंश से। और इसे सल्तनत काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं है, यहाँ पर हर बार एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो रही है। और इसी कारण से ये जो सल्तनत काल है ये मुग़ल काल से अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक राजवंश या एक ही कोई क्लान यहाँ पर नहीं है, पूरे के पूरे अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, जैसे गुलाम, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। और फिर लोधियों को रिप्लेस करते हैं बाबर। बाबर कौन है? चगतई तुर्क है। चगतई तुर्क क्यों है? क्योंकि उसकी माँ चंगेज़ खान की तरफ से है और बाप तैमूर की तरफ से है, इसलिए वो क्या कहलाया? चगतई तुर्क। और बेसिकली वो तुर्क है और मुस्लिम है। उसके बाद उसे मुग़ल नाम बाद में दिया गया, तो हम लोग इसे मुग़ल डायनेस्टी के नाम से जानने लगे। तो यहाँ पर बाबर का इन्वेशन होता है, और बाबर जब यहाँ पर आ जाता है तो बाबर के आने के बाद वो यहाँ काबिज़ हो जाता है। लेकिन हम बीच में एक ब्रेक देखते हैं, शेरशाह सूरी का और हुमायूं के बीच में जो कॉन्क्वेस्ट है उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, लेकिन हुमायूं फिर वापस आता है और फिर अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। और फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगज़ेब तक हम इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के इस छोटे से परिचय को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, और हम इसकी गहराई में आगे जाएंगे। और हम आगे अभी इसके बाद के जो समय है जो हम देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, उसके बारे में हम ज़रूर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो हमने आपके साथ जो डिस्कशन किया वो था प्राचीन इतिहास में कौन कौन से भारतीय राजवंशों के बारे में हम इस भाग में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत में हम कौन कौन से राजवंशों को जान सकते हैं। उसके बाद मुग़ल काल को भी हम देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी कालखंड के इतिहास को जानने के लिए, टू नो द हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ एज, हम कौन कौन से स्रोत या सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो मध्यकालीन भारत है, या हम पिछले ऐतिहासिक कालखंड से इतिहास के बारे में शुरू करते हैं, जहाँ से 16 महाजनपद की बात मैंने की थी। तो हमारे पास अब तीनों सोर्सेज हैं। तीनों सोर्स मीन्स द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेचर एंड द पिलग्रिम अकाउंट्स। और ये तीनों सोर्सेज हमारे पास हैं। तो अब आगे जो इतिहास लिखा गया उन तीनों स्रोतों को आधार बनाकर लिखा गया, इसलिए ये ज़्यादा ऑथेंटिक है और विश्वसनीय और वैल्यूएबल भी है। तो हम इनके अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए जो मुख्य स्रोत हैं वो आर्कियोलॉजिकल तो हैं ही, साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो लिटरेचर फॉर्म में जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो ज़रूर मिल गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लिखित साहित्यों में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, पुस्तक हैं जो इस काल में लिखी गई थी। इनके बारे में हम आपसे दूसरे जो हमारा लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत को जानने के लिए और ख़ास तौर से सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के लिए हमारे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमें लिखित साक्ष्यों की भी सहायता मिल जाती है और ये बहुत ही ऑथेंटिक हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इन पर निर्भर करते हैं। और ज़्यादातर आधुनिक इतिहासकारों ने लिखने के लिए इनके ऊपर निर्भर किया और ज़्यादातर ये साहित्य फ़ारसी भाषा में लिखे गए, यानी पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए और इनको बाद में ट्रांसलेट किया गया। तो उन पर हम अगले लेक्चर में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो भी हमारे लेक्चर आप तक पहुंच सकें, सही समय पर पहुंच सकें और आप इससे लाभान्वित हो सकें। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो आपके साथ हम ऐसे ही बने रहें और आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।